वेलकम टू मक्केश्वर अवेकन्स और मैं हूं विवेक वैभव। इंसान अपनी रोजी रोजगार के लिए और थोड़े से पैसे और धन दौलत के लिए कहां कहां नहीं भटकता। जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो देश विदेश से विदेशी आक्रांता हमारे देश में इन्वेजन किया करते थे। किस लिए? पैसों के लिए, रोजगार धंधे के लिए। सिर्फ इन्वेजन ही नहीं, उस वक्त ट्रेड्स भी बहुत सारे होते थे और हमारा देश ही ट्रेडिंग का हब था, जो सिल्क रूट का नाम आपने सुना ही होगा। और भारत की सारी उत्कृष्टता में जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ था वो था मगध का साम्राज्य और उसका कैपिटल पाटलिपुत्र, जिसको आज बिहार के नाम से जाना जाता है। पर फिर एक दौर ऐसा भी आया जहां आज बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, साक्षरता की दर सबसे कम है और रोजगार धंधे के लिए पलायन लोगों को रोज ही करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। क्या मैं उस भारत की बात करने वाला हूं जो मगध साम्राज्य के अधीन था और जो कि दुनिया के शीर्ष पर बैठा हुआ था, या मैं आज के बिहार की बात करने वाला हूं जो आज के भारत, गरीब भारत में भी सबसे ज्यादा गरीब और निचले पायदान पर है? और क्यों है? दरअसल बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं और अब सारी पार्टियां अपनी डफली, अपना राग लेकर तैयार हो गई हैं कि भाई हमें वोट दीजिए, हमने बिहार के लिए ये किया, हमने बिहार के लिए वो किया। उनकी बात भी सही है। आजादी से लेकर आज तक बिहार में देश और बिहार की जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं लगभग वो सभी सत्ता में रह चुकी हैं। जनता ने कांग्रेस से लेकर लालू तक और नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी तक सबको मौका दिया है। बिहार की स्थिति में सुधार तो आया, पर शायद उतना नहीं जितना होना चाहिए था। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां लोगों की मजबूरी है कि वो काम धंधे के लिए दूसरे राज्यों में जाकर ठोकर खाएं और गालियां भी। पर अब चुनाव तो आने वाले हैं ही, तो आप किसको वोट देंगे? क्या अपनी जाति को? क्या नीतीश कुमार के सो कॉल्ड सुशासन को? कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को? या फिर लालू के जंगल राज को? हालांकि इस बार मैदान में एक नया मोर्चा भी है, प्रशांत किशोर के जन सुराज के रूप में। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि भाई आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, क्योंकि जब आपने सोशल इक्वालिटी के लिए लालू जी को वोट दिया तो वो आपको मिल ही गया, भले ही उसके बदले में जंगल राज भुगतना पड़ा हो। जब आपने बिजली, पानी और सड़क के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया, वो भी आपको मिल गया, भले ही रोजगार धंधे के लिए आज भी बाहर जाकर गालियां खानी पड़ती हो। जब आपने 5 किलो फ्री राशन और 1500 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए मोदी जी को वोट दिया, वो भी आपको मिल ही रहा है। पर क्या आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोट किया? क्या आपने रोजगार धंधे के लिए कभी वोट किया? क्या बिहार से बाहर जाकर काम ना करना पड़े इसके लिए कभी वोट दिया? नहीं किया ना, तो आपको मिला भी नहीं। ये मेरा नहीं, प्रशांत किशोर का कहना है। पर भैया बिहार तो वैसा ही है। मुस्लिम लोग सेक्युलरिज्म के लिए वोट दे देंगे, यादव लोग अपनी जाति के प्राइड के लिए वोट दे देंगे, बाकी जो कुछ पिछड़े हैं वो नीतीश कुमार को वोट दे देंगे, कुछ सवर्ण है वो बीजेपी को वोट दे देंगे। तो फिर मैं आपसे क्या बात करने आया? लगभग 2005 में लालू का राज चला गया था, तकरीबन 20 साल हो गए आज। तो तब से अब तक एक पीढ़ी जवान हो चुकी होगी जो शायद 2025 में अपने आने वाले भविष्य के लिए पहली बार वोट करेगी। अब तो उनको बिहार अच्छा ही दिखता होगा, उनको लगता होगा कि सड़कें बन गई हैं, बिजली पानी है, बिहार तरक्की पर है, गुंडागर्दी है नहीं, तो फिर और 20 साल से नीतीश कुमार है, हमारे रोजगार धंधे का तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर किसको वोट दिया जाए? उनको शायद लगेगा कि बिहार तो हमेशा से शायद ऐसा ही था। तो मैं बस आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आया हूं कि आखिर बिहार पहले कैसा था, अभी कैसा है और आगे आप इसको कैसा देखने चाहते हैं, और उसके लिए आप अपनी समझ से क्या फैसला करना चाहिए आपको। बताने के लिए तो बहुत सी बातें हैं कि कैसे बिहार में अफगानिस्तान की तरह स्कॉर्पियो के अंदर गुंडे बंदूकें लहराकर घूमते थे, और कोई सामान्य बंदूकें नहीं, AK-47। कैसे घर की बहू बेटियां, महिलाएं सड़कों पे सेफ नहीं थी, कैसे हर काम के लिए रंगदारी मांगी जाती थी, गली मोहल्ले कहीं पे भी। पर मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा। मैं आपको 1-2 स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जब इतने इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग भी सेफ नहीं थे तो आम जनता का हाल ही क्या होता होगा। पहला इंसिडेंट है चंपा बिस्वास का। चंपा बिस्वास कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि IAS ऑफिसर BB बिस्वास की वाइफ थी। BB बिस्वास 1995 से 1998 के अंदर बिहार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी के तौर पर तैनात थे। उस वक्त में लालू यादव मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की करीबी हेमलता यादव इसी डिपार्टमेंट की चेयरमैन हुआ करती थी। अब हेमलता यादव का एक बेटा था मृत्युंजय यादव। ये मृत्युंजय यादव लालू यादव का करीबी भी था, वो इसलिए क्योंकि उसने लालू यादव की लाइफ पर एक बायोग्राफी लिखी थी। मृत्युंजय यादव DU का स्टूडेंट था और 27 साल का था, और चंपा बिस्वास 30 साल की थी। इन दोनों के बंगले एक ही एरिया में थे क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में तैनात थे।
हेमलता यादव और बीबी बिस्वास दोनों ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक चेयरमैन थी और एक उसके अधिकारी थे। तो दोनों के बंगले जो थे वो एक ही एरिया में अलॉट किए गए थे। अब हो सकता है कि आते जाते मृत्युंजय यादव की नजर चंपा बिस्वास पे पड़ी हो, उसको वो पसंद आ गई। अब देखिए गुंडागर्दी और बिहार में पावर का खेल कैसा था कि एक नेता ही नहीं, कोई साधारण गुंडा ही नहीं, बल्कि उनके परिवार वाले भी किस तरह से गुंडागर्दी करते थे और आम समाज को परेशान करते थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे, ना ही सिर्फ फाइनेंशियली। तो होता यह है कि एक दिन चंपा बिस्वास को हेमलता यादव का फोन आता है कि भाई उनके नौकर की तबीयत खराब हो गई है और तुम आकर जरा हेल्प कर दो क्योंकि कोई नहीं है। अब भाई ऑलरेडी एमएलए है, पॉलिटिशियन है, आपके हस्बैंड के डिपार्टमेंट की चेयरमैन है, बड़े लोग हैं भाई, कौन ना कर देगा। और कोई ऐसी ना करने वाली कारण भी नहीं था, सामान्य सी बात है भाई, किसी के घर में कोई समस्या होती है तो हम लोग भी आते जाते ही हैं। वो भी चली गई। पर यही प्लॉट था, प्लानिंग थी। मृत्युंजय यादव ने हेमलता यादव से कहलवा कर चंपा बिस्वास को अपने घर में बुलाया। जैसे ही वो आती है, हेमलता यादव उसको हाथों से पकड़कर मृत्युंजय यादव के कमरे में ले जाती है और झट से उसको धक्का देकर बाहर से बंद कर। कहा यह जाता है कि उस दौरान में आरजेडी के काफी सारे नेता विधायक उस घर में मौजूद थे और बाहर हंसी ठट्टा और हंसी मजाक अट्टाहासे कर रहे थे। और कमरे के अंदर जिस चंपा विश्वास को बंद किया गया था, वहां मृत्युंजय यादव फोर्सफुली उसका रेप कर रहा था। ये पहली बार हुआ है। अपने घर में बुलाकर आईएएस ऑफिसर की वाइफ को। आम जनता की क्या हैसियत रही होगी, हमारी आपकी। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। वहां से तो चंपा विश्वास उस दिन चली जाती है, पर यह खेल रोज का हो जाता है क्योंकि मृत्युंजय यादव ने उसके वीडियोस बना लिए थे, फोटोज बना लिए थे। अब वो उसको एक्सप्लॉइट करने लग गया, ब्लैकमेल करने लगी। उसकी भी मजबूरी थी, उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि पता नहीं ये लोग मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर देंगे। वो जाती रही, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता रहा। धीरे धीरे बात यहां तक पहुंची कि मृत्युंजय यादव उसको ये कहने लग गया कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी एंटरटेन करो, उसे भी खुश करो। अब यहां तक तो चंपा विश्वास ये सारी चीजें झेल रही थी, पर अब ये बात उसे हजम नहीं, इस बात के लिए वो राजी नहीं। उसने मृत्युंजय के घर जाना न छोड़ दिया, मना कर दिया। अब यहाँ पे मृत्युंजय यादव की हिम्मत देखिए कि वो आईएएस ऑफिसर के घर में जाता है, गन पॉइंट पर चंपा विश्वास का वापस से रेप करता है। मतलब ये तो चल ही रहा था, लेकिन अभी तक उसके घर में। अब आईएएस ऑफिसर के बंगले में जाकर के, उसके सरकारी आवास पर जहां पे नौकर चाकर होते हैं। और मामला यहीं पे नहीं है, आपके रोंगटे तो अभी खड़े होंगे, आपको सरप्राइजिंग तो अब लगेगा और शायद डर भी लगे अंदर से कि सिर्फ रेप चंपा विश्वास का ही नहीं होता है। जब मृत्युंजय यादव उसके घर में आने जाने लगता है तो उसकी माँ का रेप करता है, बीबी बिस्वास की बहन का रेप करता है, उसकी भतीजी कल्याणी का भी रेप करता है, और उनके घर में जो 2 हाउस हेल्प्स थी, मेड्स, नौकरानियां, उनका भी रेप करता है। तमाशा सिर्फ इतने पे नहीं रुकता, क्योंकि ये रेप सिर्फ एक आदमी और वो अकेले नहीं कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि वो चंपा को ये कह रहा था कि तुम मेरे दोस्तों को भी एंटरटेन करो। तो इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए थे, बहुत सारे लोकल जो गुंडे होंगे, जो मृत्युंजय यादव के दोस्त यार रहे हों, उन सब ने मिलकर चंपा विश्वास का ही रही, उसकी माँ का, उसकी ननद का, उसकी भतीजी कल्याणी का और 2 नौकरानियों, सबका रेप। इतने सारे एक ही घर की महिलाओं का ये लोग सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते थे। बाद में तो ऐसा हो गया कि चंपा विश्वास प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन करा दिया गया। और सिर्फ बात अबॉर्शन तक ही नहीं रुकी, क्योंकि ये तो हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ लोग इसके घर में जा ही रहे थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे फोर्सफुली, गन पॉइंट पे। उन्होंने उसका स्टेरलाइजेशन करा दिया, नसबंदी करा दी कि आगे प्रेगनेंट ही ना हो, बात ही ना खुले और जो मन में आए करते रहे। तो फिर ये बात उजागर कैसे हुई, निकली कैसे, सामने कैसे? बात ये हो गई कि ये ऐसा होते होते 2 साल हो गया। 2 साल के अंदर में ऐसा हो गया कि उस घर की जो 2 नौकरानियां थी और उनकी जो भतीजी थी कल्याणी, वो दोनों गायब हो गई। रिपोर्ट लिखाई गई पर उनका कुछ पता ही नहीं चला। तब चंपा को शायद ये लगने लग गया कि इन्होंने उसको मरवा कर और फिकवा दिया है कहीं पे और गायब करा दिया है। अब वो डर गई। तब उसने अपने पति को ये सारी बातें बताई। जब बीबी बिस्वास को ये बात पता चली तो उसने सीधे मुख्यमंत्री से कंप्लेंट किया। मुख्यमंत्री कौन? लालू यादव, जिसके राज में, जिसके संरक्षण में सारे अपराधी फल फूल रहे थे। किडनैपिंग का कारोबार चल रहा था, रिश्वतखोरी का, घोटाले का और उससे ज्यादा तो रंगदारी का, ये सारे कारोबार फल फूल रहे थे। और उसके साथ औरतों के मामले में तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ही होता है, उनसे पैसे नहीं लेते लोग, तो ये भी चल ही रहा था। जब बीबी विश्वास ने कंप्लेंट करी तो उसको क्या कहा जाता है कि भाई चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, जान बचाना है तो शांति से रहो, जैसा चल रहा है चलने दो।
एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का रेप होता रहा हो लगातार 2 सालों तक, उसकी माँ का रेप होता रहा हो लगातार 2 सालों तक, उसकी बहन का, उसकी भतीजी का रेप होता रहा हो लगातार 2 सालों तक, उसको ये कहा जाता है कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जान भी चली जाएगी। इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली भागना पड़ा। मामला उजागर कैसे हुआ? यहां तो मामला दब जाना चाहिए था, दबाने की तो पूरी कोशिश हो ही रही थी। पर क्या हुआ कि जब बीबी विश्वास और चंपा विश्वास को यह लगने लग गया कि हम किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे, शायद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो एक चीज है, वो चल ही रहा था, भतीजी को मरवा दिया, 2 हाउस हेल्प्स को मरवा दिया, उसके बाद भी इनकी जान पे भी खतरा है, कभी भी चंपा को भी मरवा दिया जाएगा मुंह बंद कराने के लिए, ताकि ये पता ना चले कि इनकी सरकारों में क्या काम हो रहा है, जंगल राज किस तरह से फल फूल रहा है, और आम लोगों की तो छोड़िए, पावरफुल लोगों की भी क्या स्थिति है, ये पता ना चल पाए और इसके लिए चुप करा दिया जाएगा, उन्हें भी मरवा दिया जाएगा। तो डर से चंपा विश्वास ने उस वक्त के बिहार के गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी को लेटर लिख दिया। उस लेटर में उन्होंने अपना सारा इंसिडेंट जो 2 साल का था उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके पहले आपको यह भी बता दें कि लालू से जब कोई हेल्प नहीं मिला तो बीबी विश्वास ने पुलिस के डिपार्टमेंट से भी बात की। चूंकि वो खुद बड़े अधिकारी थे तो उनकी बातचीत भी उसी लेवल के IAS और IPS लेवल के अधिकारियों से हो रही थी। उन्होंने भी उनकी इस मामले में मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। भाई जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो क्या करेंगे आप? क्राइम होना अलग बात है, क्रिमिनल्स का होना अलग बात है, क्रिमिनल्स तो होते हैं, पर जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये क्राइम रोकेंगे, ये संभालेंगे, ये जनता की प्रोटेक्शन करेंगे, जब वही क्रिमिनल्स हों, उन्हीं लोगों में क्रिमिनल्स हों, फिर आप कहां जाओगे? यही हाल चंपा विश्वास और बीबी विश्वास का था। तो जब मामला बिहार के गवर्नर के पास पहुंचा तो हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें पुलिस से पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है और क्यों सुनवाई नहीं हो पाई अभी तक। पुलिस ने कहा क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और एक IAS अधिकारी से जुड़ा हुआ है तो हम इंटरनल जांच कर रहे थे। जांच की रिपोर्ट मांगी गई कि अभी तक क्या जांच हुआ, कुछ नहीं दे पाए। तब सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री को यह आदेश दिया कि भाई इसकी जांच कराई जाए CBI से। अब CBI से जांच होना तो दूर, RJD के उस वक्त के एक बड़े नेता और उस वक्त में RJD के चीफ व्हिप असेंबली के अंदर जो थे, नेमतुल्ला मोहम्मद, उसने ये कह दिया कि भाई ये मामला रेप का और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का है ही नहीं, चंपा विश्वास का तो अफेयर चल रहा था मृत्युंजय से। उसका कहना है कि भाई मृत्युंजय और हेमलता यादव को मैं बहुत सालों से जानता हूं, वो इस तरह का लड़का ही नहीं है, ये चंपा विश्वास ही खराब कैरेक्टर की है और इसने मृत्युंजय यादव को फंसाया अपने प्यार के जाल में, क्योंकि ये चाहती थी कि अपने बीबी विश्वास जो है एक IAS ऑफिसर से निकल करके एक पॉलिटिकल क्लास, इन्फ्लुएंशियल क्लास में चली जाए, वो उससे शादी करना चाहती थी। और जब मृत्युंजय यादव ने शादी करने से मना कर दिया तब उसने ये आरोप लगाए कि ये मेरा रेप करता था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था और हमारी घर की महिलाओं का रेप। नेमतुल्ला का ये भी कहना था कि अगर 2 सालों तक, इतने लंबे वक्त तक रेप हो रहा था तो अब तक कंप्लेन क्यों नहीं की, इतने दिन बाद क्यों कंप्लेन कर रही है? और जब इतनी सारी महिलाओं का रेप हो रहा था तो वो सारी की सारी चुप क्यों थी भाई? उनमें से कभी किसी ने भी कुछ क्यों नहीं बोला? भाई ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जिसके जान के लाले पड़े होते हैं उसको ही पता होता है उसकी सिचुएशन क्या है, वो जान बचाए कि क्या बचाए। जान है तो खैर है, सब यही सोच लेते हैं, शायद इसलिए उन लोगों ने नहीं बोला होगा। और जिस तरह से लालू का राज था उस वक्त में, बोल भी कौन सकता था, और बोलता तो होता भी क्या, कहीं मार ही दिए जाते, और मार ही दिए गए। उसकी भतीजी तो मारी दी गई, 2 हाउस हेल्प्स मारी दिए गए, इनको भी भागना ही पड़ गया पटना छोड़ के दिल्ली। लेकिन अपनी सफाई में कुछ तो कहना होता है, और जहां औरतों का मामला होता है ये बहुत आसान होता है कि किसी भी औरत के कैरेक्टर पर तुरंत ही कीचड़ उछाल दो, लालछन लगा दो कि इसने ही फंसाया हो, क्योंकि वो तो नेता का लड़का था, शादी करना चाहती होगी, दोनों का अफेयर चल रहा था और शादी करने से मना कर दिया तो ये आरोप लगा रही है। लेकिन इसमें एक पुलिस का वर्जन भी, पुलिस कह रही है कि भाई रेप तो हुआ ही नहीं था, इन दोनों का अफेयर चल रहा था, और जब मृत्युंजय यादव ने अपने दोस्तों को भी एंटरटेन करने के लिए बोला तब इसने मना कर दिया, और जब उसने फोर्स किया चंपा को करने के लिए ऐसा तब उसने ये कंप्लेंट्स डाल दी। अरे भैया कितने सारे वर्जन बता रहे हो, कौन सा वाला सच है? तुम्हारी तो खुद की इन्वेस्टिगेशन में लूप होल है, या इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते थे, और करोगे ही क्या भाई? चोर की सरकार, पुलिस ही चोर, तो तफ्तीश कौन करे और पकड़े कौन मुजरिम को? अब देखिए जब इन्फ्लुएंशियल लोग इस तरह से गलत धंधे करके फंस जाते हैं तो अपने को और अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें निकालते हैं। हेमलता यादव जो मृत्युंजय यादव की माँ थी, पहले तो माँ होकर उसने अपने बेटे से ऐसा करवाया। आप सोचिए, खुद महिला थी और एक माँ थी, कौन से माँ बाप अपने बेटे को इस तरह से खराब होता हुआ देखना चाहते हैं भाई? मैं तो नहीं मानता कि ये माँ थी, कोई राक्षसी होगी अगर पुराणों के हिसाब से कहें, रामायण महाभारत के हिसाब से कहें तो। अपने बेटे को उकसा रही है, मदद कर रही है बुला के, और किसी और औरत का रेप करवा रही।
हेमलता यादव जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चेयरमैन थी, उसने बीबी विश्वास पर इंक्वायरी बिठा दी। किस चीज का? इर्रेगुलरिटीज का। किस चीज की इर्रेगुलरिटीज? उसका ये कहना था कि भाई इसके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड रहते हुए 250 लोगों की भर्ती हुई थी। अब इन 250 लोगों की भर्ती में काफी घपला घोटाला पाया गया है। हेमलता यादव का कहना है कि जो भी इन भर्तियां हुई हैं, इसमें इन्होंने अपने जानने पहचानने वालों को या फिर पैसे लेकर भर्ती की है और इस बात की रिपोर्टिंग चेयरमैन को नहीं की गई है। बीबी विश्वास पर इंक्वायरी लगा दी और अब यह कहा जाने लगा कि बीबी विश्वास ने अपनी वाइफ चंपा विश्वास से ये केस मृत्युंजय यादव पर इसलिए करवाया है ताकि सरकार पर, उस एमएलए पर, हेमलता यादव पर और डिपार्टमेंट के चेयरमैन पर ये प्रेशर बने कि भाई आप गलत कर रहे हो, और ताकि उसकी जो गलती है वो छुप जाए। इस तरह से खेल चलता है सत्ता का। इस तरह से पावर के अधीन होते हैं आप। चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, लेकिन आप ये कानूनी पचड़ों से बच नहीं सकते। बात सिर्फ ये है कि आप बड़े मगरमच्छ हो, आपसे बड़ा मगरमच्छ कौन है। मत्स्य से गलागल का रूल चलता है, हर मछली अपने से छोटी मछली को खा जाती। वही हो रहा था यहाँ पर। यह मामला शायद इतना तूल नहीं पकड़ता और शायद इन सारे पचड़ों में और ये जो जाल बुने जा रहे थे बीवी विश्वास और चंपा विश्वास को चुप कराने में, उसमें दब के रह जाता। लेकिन ये मुद्दा ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी के हाथ लग गया। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये मुद्दा आम जनता तक पहुंचा दिया। जब आम जनता तक ये मुद्दा पहुंचा तो हंगामा मच गया। हंगामा मच गया, सरकार प्रेशर में आ गई। इसी प्रेशर में केस बना और लोअर कोर्ट से यह आदेश हो गया कि हेमलता यादव को 3 साल की सजा और मृत्युंजय यादव को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में यह फैसला अपर कोर्ट्स में चैलेंज हुआ और हेमलता की सजा 3 साल ही कर दी गई, जो कि वो तब तक भुगत चुकी थी, तो उन्हें रिहा कर दिया। मृत्युंजय की सजा को बरकरार रखा गया 10 साल तक, लेकिन तब तक उनके 5 साल पूरे हो चुके थे, तो उन्हें जमानत दे दी गई और वो बाद में जमानत पे ही रहा। मृत्युंजय यादव का ये पहला केस नहीं था। वो पहले भी एक राजनेता की बेटी को मोलेस्ट करने के चक्कर में पुलिस में डिटेन हो चुका था, लेकिन तब उसने लालू यादव से कुछ ये टाका भिड़ा करके सुलह करवा ली, माफी वाफी मांग करके बच गया था। पर इस बार नहीं बच पाया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? कितने की सजा हुई? 5 साल की। बाद में बिहार से अलग होकर जब झारखंड एक अलग राज्य बना तो बीबी विश्वास ने अपना ट्रांसफर वहां ले लिया। हालांकि इस सारे सदमे से वो बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। कुछ ही सालों में उनका देहांत हो गया और आज चंपा विश्वास अपने कुछ बच्चों के साथ ना दिल्ली में रहती हैं, ना झारखंड में रहती है, ना बिहार में। वो कोलकाता में एक गुमनाम जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि लालू के राज में बिहार के अंदर जब कानून का रखवाला अपने ही घर के लोगों की इज्जत नहीं बचा पा रहा था, सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, तो आम जनता की क्या हालत होगी? आम जनमानस में लोग अपनी बहू बेटियों की रक्षा कैसे कर पाते होंगे? ये तो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो पाता होगा। बहुत लोगों का ये डिफेंस होता है कि भाई बिहार को तो बदनाम किया। उस वक्त में लगभग 90s का अगर डेटा देखें तो लगभग देश में यही हाल था कानून व्यवस्था का। बात एक बार को सही भी लगती है। अगर हम देखें तो एक एग्जांपल महाराष्ट्र मुंबई का ही ले लें तो हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील, छोटा राजन, मणिया सुरवे, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, सिर्फ मुंबई के अंदर ही नहीं। नक्सलिज्म बहुत जोरों पे था पूरे देश में। तो लगभग पूरे देश में क्राइम की यही स्थिति थी। तो फिर बिहार को क्यों बदनाम किया जाता है? या बिहार के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में ये चीज अलग कैसे हो जाती है? अलग ये है कि भैया जो क्रिमिनल है वो तो क्राइम करेगा ही, वो क्रिमिनल है ही, वो क्राइम कर रहा है। लेकिन बिहार में तो सीएम ही क्रिमिनल है, सीएम ही गुंडे पाल रहा है, एमएलए ही क्रिमिनल है, एमएलए ही गुंडे पाल रहा है, आईएएस को, पुलिस ऑफिसर्स को, सबको अपने अंडर करा हुआ है। उनकी मजबूरी है, उनकी नौकरी अपनी बचानी है, जान अपनी बचानी है, उनको अपने घर परिवार बचाने हैं, तो इन नेताओं की बातें सुननी है। बाहुबली पैदा किए हुए ये अपनी सुरक्षा में, या फिर दूसरों को धमकाने के लिए, मरवाने के लिए। तो जहां कानून का रक्षक ही, जहां समाज का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वहां आप क्या करोगे? तो इसीलिए बिहार की ये जो तुलना है ये बाकी देश से नहीं की जा सकती। भले ही क्राइम रेट जो बिहार में था वही अन्य राज्यों में भी था उस वक्त में, कोई स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी अगर पेपर पर देखें, लेकिन फर्क सिर्फ यहीं पे था कि वहां क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे थे और यहाँ क्राइम जिनको क्राइम से बचाना था वही लोग कर रहे। सोचना आपको है भाई, जिनकी पीढ़ियां गुजर गई वो तो गुजर गई, आपका भविष्य आने वाला है। तो क्या आप वही सब बिहार में चाहते हो जो आपकी पुरानी पीढ़ी भुगत चुकी? अगर आप 9वीं फेल और एक नशेड़ी को सत्ता दोगे तो वो तो यही सब करेगा। जिसके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों, जिसके पास ना पैसे की कमी हो ना पावर की कमी हो, वो 9वीं फेल करेगा, पढ़ भी नहीं पाया। इससे आप क्या समझते हो? इससे उनकी मेंटालिटी पता चलती है, एजुकेशन के प्रति उनका क्या रवैया ये पता चलता है। जो खुद ना पढ़ पाए हों वो आपके समाज को क्या संस्कार दें? और दूसरा तो नशेड़ी है, गुंडागिर्दी करता है, गुंडागिर्दी वाले संस्कार मिले उसी में पला है। क्या हुआ? चंद्रिका राय की डीयू से ग्रेजुएट
बेटी की शादी करा दी गई। कितने दिन चल पाया? कैसे चलेगा भाई? वो पढ़ी लिखी समझदार और यहाँ नशेड़ी गवार। अपना नेता चुनते समय आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि आप कौन सा आदर्श अपने सामने, अपने बच्चों के सामने और अपने समाज के सामने रखना चाहते हो। और आदर्श सिर्फ इसलिए नहीं देखे जाते कि उसका चरित्र कैसा, आदर्श इसलिए भी देखे जाते हैं क्योंकि जब एक आदर्शवादी व्यक्ति, एक आइडियल व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो वो किस तरह से सत्ता चलाएगा, ये उसका इंडिकेशन होता है। और उसका असर आपके जनजीवन पे ही, सामान्य जीवन पे ही पड़ने वाला है, आपके नौकरी रोजगार धंधे पे पड़ने वाला है। अब यंग लोगों को नीतीश कुमार के सुशासन में ये सब नहीं भुगतना पड़ रहा, पर इस बात को 20 साल हो गए। और कहीं फिर तो ऐसा नहीं है कि आपकी जाति का गौरव वापस से उबाल मारने लग गया है कि हम जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। नीतीश कुमार ने किया ही क्या है? रोजगार धंधे तो हमको मिल ही नहीं रहे। तो भैया, अगर आप ऐसे लोगों को सत्ता में ले आए तो आपको अपनी खुद की इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सीरियस हो अपने भविष्य को लेकर, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर, और खास तौर से बिहार के भविष्य को। भाई, आगे हम अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी तो हम पे ही होती है। अगर हमने ही कुछ सही नहीं किया है तो आगे आने वाले लोग तो हमें ही गाली देंगे। और आज अगर हम जिंदा हैं तो आखिर हमारे जीवन का औचित्य क्या है, पर्पस क्या है, रेलेवेंस क्या है? ना हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना हम अपने बाल बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना ही हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर हमारा राज्य ही पीछे रहेगा तो देश की ग्रोथ में भी कोई कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नहीं कर सकता है, तो क्या हम उसमें भी पीछे रह जाएंगे? अगर आप बिहार से बाहर के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। शरीर का एक भी अंग कहीं भी खराब हो जाता है तो पूरा शरीर कंप्लीटली बढ़िया ढंग से फंक्शन नहीं कर सकता। देश का एक राज्य अगर पीछे रह जाए तो देश पूरी तरह से तो तरक्की नहीं कर पाएगा। तो चिंता का विषय तो है ना सिर्फ बिहारियों के लिए, बल्कि बिहार के बाहर के लोगों की। और उनकी परेशानी तो इसलिए भी है क्योंकि सारे बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और वो इस परेशानी में फंसे रहते हैं कि भाई हमारे काम धंधे तो ये ले लेते हैं, तो हम क्या करें। अभी तक जो आपने सुना बिहार के बारे में और खासकर इस इंसिडेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया, उससे आप सरप्राइज तो हुए होंगे, परेशानी तो आपको हुई होगी, अचंभा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा कलेजा मजबूत करके रखिए क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं उसको सुनने के लिए और ज्यादा हिम्मत चाहिए। अगला इंसिडेंट जो है वो है 23 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की शिल्पी जैन की। शिल्पी जैन जो एक वक्त में मिस पटना भी रह चुकी थी, उसका रिलेशन गौतम सिंह से था। गौतम सिंह एक NRI डॉक्टर BN सिंह का बेटा था और उसकी पूरी फैमिली लंदन में रहती थी। वो इकलौता ही पटना में रहता था क्योंकि उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था और इसीलिए वो RJD के यूथ विंग से जुड़ा हुआ था। इसी नाते उसकी नजदीकियां RJD के साधु यादव से भी थी। ये वही साधु यादव है जो उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई था, लालू यादव का साला था, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव का मामा था। शिल्पी जैन भी कोई छोटे मोटे घराने की लड़की नहीं थी। उसके पिता उज्जवल कुमार जैन कपड़ों के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। कमला स्टोर के नाम से पटना में उनके काफी सारे शोरूम चलते थे कपड़ों के। अब 23 साल की खूबसूरत मिस पटना रह चुकी अमीर परिवार की लड़की और 27 साल का नौजवान NRI फैमिली का इकलौता लड़का। प्यार मोहब्बत होना तो स्वाभाविक है, उनका सर्कल ही वही होगा, तो हो गया। पर लालू और राबड़ी के जंगल राज ने जिस तरह से पत्तों को कीड़े खा जाते हैं, इन दोनों के प्यार को भी खा गए। कहा जाता है कि नेताओं की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। काफी कुछ गौतम सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्ती तो उसकी थी ही नेताओं के साथ, बल्कि बड़े लेवल पे उठना बैठना था भाई। साधु यादव उस वक्त में MLA था, CM का भाई था राबड़ी देवी का। कहा तो यही जाता है कि उस वक्त में जितने भी किडनैपिंग के जो धंधे थे, जो दूसरों के हवाले से चलाए जाते थे, साधु यादव के ही देखरेख में चलते थे वो सारे। तो होता यह है कि ये घटना होती है 2 जुलाई 1999 की। एक बार शिल्पी जैन अपने कंप्यूटर क्लास के लिए रिक्शा में जा रही थी, तभी कार से एक नौजवान लड़का आता है जो कि अपने आप को गौतम का दोस्त बताता है और उसको कहता है कि मैं आपको आपके क्लास छोड़ देता हूँ, आप कार में आ जाओ। उस वक्त पटना में हाथ रिक्शा चलते थे, मतलब जो साइकिल की तरह पेडल मारकर चलाए जाते हैं, आपने देखा होगा, पिक्चर्स वगैरह में भी आप देख सकते हो। अब तो काफी कम होते जा रहे हैं हर जगह ही, बंगाल कोलकाता वगैरह में आपको भी देखने को मिल जाए। शिल्पी मान जाती है क्योंकि गौतम का दोस्त होता है, वो आके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, पर वो कार को उसकी क्लास की तरफ नहीं ले जाता है। वो कार उसने किसी और डायरेक्शन की तरफ मोड़ दी। जब शिल्पी ये देखती है कि तो क्लास की तरफ जा ही नहीं रहा, तो वो रेजिस्ट करती है। वो पूछती है कि भाई ये क्या है, तो वो कहता है कि मैं तुमको वाल्मी ले जा रहा हूँ और वहीं पे गौतम भी मिलेगा। ये सुनकर शिल्पी शांत हो जाती है कि चलो भाई गौतम तो है ही वहां पे, और शायद उसने ही इसको भेजा होगा मुझे बुलाने। वो लड़का जो शिल्पी को लेकर वाल्मी जा रहा था, जिसका नाम आज तक भी किसी को नहीं पता है, वो वाल्मी के गेस्ट हाउस था। वो जगह लगभग पटना के बाहरी इलाकों में आती है और उस वक्त तो बिल्कुल ही रिहाइश वहां पे नहीं थी, आबादी बिल्कुल ना के बराबर थी। मेरे फादर उस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे और उनका ऑफिस उस तरफ हुआ करता था क्योंकि सारे खेत खलियान उधर थे और एक नहर जो पटना शहर से होकर गुजरती थी सोन नदी से,
वो उधर से ही गुजरती थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का काम ही होता है नदी नहर नाले ये सब देखना ताकि इरिगेशन सही से होता रहे। तो वहां पे शायद सरकारी कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था के लिए एक गेस्ट हाउस सरकार ने बनवाया होगा, क्योंकि और कुछ था ही नहीं वहां पे। उसी गेस्ट हाउस में शिल्पी जैन को ये लड़का जो गौतम का दोस्त बता रहा था अपने को लेकर जा रहा था। अब जब तक शिल्पी जैन उधर वाल्मीकि गेस्ट हाउस में पहुंच रही थी, इसी दौरान गौतम सिंह को किसी ने बताया कि भाई कोई फलाना नाम का लड़का जो है तुम्हारा दोस्त वो शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस में लेकर गया। अब गौतम तो खुद ही पॉलिटिकल सर्कल में काफी एक्टिव था और उसे पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस जो है वो अय्याशी का अड्डा है, पावरफुल लोगों के लिए, इन्फ्लुएंशियल और पॉलिटिकल लोगों के लिए। वो भागा, उसने अपनी गाड़ी उठाई मारुति जैन, उससे वो निकलता है वाल्मीकि गेस्ट हाउस में। और जब तक वहां पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि कमरे के अंदर शिल्पी जैन है और तकरीबन 10 से 12 लोग उसका रेप कर, बड़ी बेरहमी के साथ मार पीट कर। गौतम को देखकर शिल्पी में भी कुछ जान आती है और वो रेजिस्ट करना शुरू करती है और ये दोनों मिलकर उन लोगों के साथ विरोध करते हैं, मारपीट करते हैं। पर 10 के मुकाबले 2 कहाँ बैठेंगे। वो सारे लोगों ने मिलकर इन दोनों का गला दबाकर कत्ल कर दिया। ये बात थी 2 जुलाई 1999 की। अब अगले दिन 3 जुलाई को पटना के पॉश इलाके फ्रेजर रोड के बंगलो नंबर 12 के कार पार्किंग में एक कार मिलती है जिसके अंदर 2 लाशें पड़ी हुई। ये बंगला किसी आम व्यक्ति का नहीं था, ये बंगला था आरजेडी सरकार में मंत्री और एमएलए साधु यादव का, राबड़ी देवी तत्कालीन मुख्यमंत्री के भाई का। ये 2 लाशें किसकी थी? शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें। गौतम सिंह ने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी और शिल्पी को गौतम की ही टी शर्ट पहनाई गई। पुलिस को खबर किया जाता, पुलिस पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है, इससे पहले कि वो क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ कर सके, घेर सके, साधु यादव वहां पहुंच जाता है अपने गुंडों के साथ और वहां हंगामा मचाने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये हुआ क्या है और हमारे घर के आसपास कैसे हो गया। पुलिस डर जाती है, हड़बड़ी में हो जाती है, या फिर पुलिस को तो शायद पहले से ही बताया ही गया होगा। पुलिस आनन फानन में ना ही क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करती है, ना ही कुछ चीजें प्रिजर्व करती है, वो दोनों बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और कार को भी बजाय इसके कि टो करके ले जाया जाए ताकि जो सबूत हैं उसके अंदर वो प्रिजर्व्ड रहें, मिटे ना, एक कांस्टेबल चला करके ले जाता है थाने में, चला करके अंदर बैठ के। तो जितने फिंगरप्रिंट्स वगैरह रहे होंगे वो तो सब खत्म हो गए। इसके अलावा भी कुछ भी सबूत मिलने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि ये जो कांस्टेबल था और बाकी जो पुलिस वाले उसमें आए गए होंगे उनसे सब चीजें मिट गई होंगी। मामला हाई प्रोफाइल तो था ही और शायद साधु यादव को तो पता ही था कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, या शायद वही इन्वॉल्व था। ये बात आगे पता चलेगी, पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस मिले ही होंगे। पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि इससे पहले की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती, विसरा की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती, उन्होंने इस मामले को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया और फिर बाद में एक रिपोर्ट जारी की और ये कहा कि जहर खा के दोनों ने प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लिया। भाई बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आया आपको कैसे पता चल गया कि जहर खा के मर गए दोनों, या सुसाइड का ही मामला था? कुछ ही घंटों में हड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सुसाइड का मामला था, गौतम सिंह का परिवार जो कि एनआरआई बेस्ड था, लंदन में ब्रिटेन के अंदर रहता, तो उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। आनन फानन में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जला दिया गया। सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल ये भी है कि जिस आदमी ने पुलिस को ये इन्फॉर्म किया था कि कार के अंदर 2 लाशें हैं, वो गैराज जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो गैराज अंदर से बंद था। तो भैया अंदर से किसने बंद किया था? कोई तो वो कार लगाकर गया होगा और साधु यादव के बंगले के बाहर कार पार्किंग में। और जो ये बता रहा है इसका मतलब उसको पूरा मामला पता होगा। पुलिस ने उसको कस्टडी में क्यों नहीं लिया? उससे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? उससे पूछताछ क्यों नहीं करी? मुझे तो नहीं लगता है कुछ समझने के लिए इसमें बाकी है, लेकिन ये खेल अभी यहीं पे खत्म नहीं होता। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिन तक किसी तरह से लीपापोती चलती रहती है। शिल्पी जैन का परिवार तो शॉक में ही था और गौतम सिंह के परिवार को तो शायद पता भी नहीं था कि हुआ क्या उनके लड़के के। 6 दिन बाद शिल्पी जैन का परिवार बाहर आता है और इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देता है कि ये भाई सुसाइड का केस नहीं है, ये मर्डर का केस। प्रेस में हंगामा मच जाता है, ऑपोजिशन को मुद्दा मिल जाता है, ऑपोजिशन मुद्दे को हाथों हाथ ले लेता है सरकार पर और सीएम पर, क्योंकि उसका भाई इन्वॉल्व था। इस प्रेशर बन जाता है। सीएम राबड़ी देवी इस केस को सीबीआई को दे देती है। सीबीआई सारे सैंपल्स, पोस्टमार्टम, विसरा की रिपोर्ट जब फोरेंसिक जांच करवाती है हैदराबाद में, तो क्या निकल के आता है कि शिल्पी जैन का रेप हुआ था। एक लोगों ने नहीं, मल्टीपल लोगों ने रेप करा था। उसके सीमेन के ट्रेसेस पाए जाते हैं। इनफैक्ट जो टी शर्ट, जो गौतम की टी शर्ट शिल्पी जैन ने पहन रखी थी, उसके पे भी बहुत सारे दाग थे, वो सीमेन के ही दाग जो इनकी रिपोर्ट में निकल के आता है। सीबीआई साधु यादव से ब्लड सैंपल की मांग करती है कि भाई हमको डीएनए टेस्टिंग के लिए, डीएनए मैचिंग के लिए ये चाहिए, क्योंकि आपका नाम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपके घर के बाहर ये कार मिली थी, उसमें 2 लाशें थी और आप उस जगह में कैसे पहुंच गए? साधु यादव मना कर देते, नहीं दूंगा, नहीं देते। और आखिर में होता क्या है? 4 सालों तक केस चलता है
और अंत में सीबीआई 4 सालों के बाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट कर देती है कि भाई दोनों ने सुसाइड ही किया था, जहर खा के दोनों की मौत हो जाती। और जो दाग धब्बे और सीमेंट के दाग जो शिल्पी जैन के टी शर्ट पे मिले थे, उसको पसीने का स्टेन दाग बता दिया जाता है। 2005 में सत्ता बदलती है, नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार बीजेपी के साथ बिहार में सत्ता में आती है। ये बात 99 की थी, 99 में ये सब हो चुका घटना, इतने दिनों से केसेस चल रहे थे, तो हो सकता है 2003-4 तक चले हों। जब 2005 में सत्ता बदली तो 2006 के अंदर शायद उस वक्त शिल्पी जैन का भाई प्रशांत छोटा रहा होगा, जो 5-6 सालों में बड़ा हो गया होगा। उसे अपनी बहन का रेप किए जाने का और इस तरह से मर्डर कर दिए जाने का दुख रहा होगा, सदमा रहा होगा। वो वापस से केस करता है, इस केस को खोलने की बात करता है, कहता है कि इंसाफ लेकर रहूंगा। क्या होता है? 2006 की बात कर रहा हूं, जब नीतीश की सरकार आ चुकी, उसकी किडनैपिंग हो जाती है। कहां गया, किधर गया, किसी को कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद वापिस आ जाता है और उसके बाद से आज तक इस केस में किसी ने कुछ भी बात नहीं। क्या ये मुझे या आपको बताने की जरूरत है कि उसकी किडनैपिंग किसने करी होगी या क्यों हुई होगी? और ये सत्ताधारी जितने लोग हैं, ये सब एक दूसरे को बचाते हैं, क्योंकि सबकी अलमारियों में बहुत तरह के कंकाल पड़े हैं। जब मैं सत्ता में हूं तो तुम्हें बचाऊंगा, जब तुम सत्ता में हो तो मुझे बचाओ, यही खेल चलता है। और नीतीश कुमार को इससे पॉलिटिकल माइलेज तो कुछ मिल नहीं रहा था, सत्ता में तो वो आ ही गए थे, तो वो क्यों एक पुराने गड़े हुए मुर्दे को उखाड़े? इन सत्ताधारियों के झगड़े में पिसती आम जनता ही, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गए। वही हाल शिल्पी जैन, गौतम सिंह और उनके परिवार का हुआ। ये लोग कोई सामान्य लोग तो थे नहीं, हमारी आपकी हैसियत से तो बहुत ज्यादा ऊपर के लोग, पर इनके साथ भी क्या हुआ बिहार? 1 मिनट सोच के रूह कांप जाती है। ये कौन सुरक्षित होगा भाई उस वक्त में, जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग, पैसे वाले लोग, पावरफुल लोग, उनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा हो जाता था। और वही लोग कर रहे थे। एक परिवार, कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक परिवार ने बिहार को उस गड्ढे में पहुंचा दिया जहां से आज तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। जो दाग, जो धब्बा, जो तोहमत उस परिवार की वजह से बिहार और बिहारियों के ऊपर लगा है। बिहारी शब्द एक गाली बनकर, और देश में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बिहारियों को नहीं, आपस में भी झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को बिहारी बोल देते हैं। कह रहे तू बिहारी है, शर्म की बात नहीं है क्या? कहने को देश तरक्की कर रहा है, पर बिहार तो आज भी पीछे है। अच्छी पढ़ाई चाहिए तो राज्य से बाहर जाओ, अच्छी नौकरी चाहिए तो राज्य से बाहर जाओ। साला मजदूर की नौकरी के लिए भी दूसरे राज्यों में जाकर गाली खानी पड़ती। नीतीश कुमार 20 साल से हैं, चलिए कहने के लिए कहा जाएगा कि भाई सड़कें दे दी, बिजली दे दी, पानी दे दी, सब कुछ दे दी, पर क्या विकास के सिर्फ यही मायने? 20 सालों के शासन पे सवाल तो ये उठेगा कि भाई बिहार आज भी सबसे गरीब क्यों है, आज भी सबसे अनपढ़ क्यों है, रोजगार धंधे हमारे समाज में क्यों नहीं मिल पा रहे? बस यहीं पर आकर हम रुक जाए। भले ही नीतीश कुमार बिहार को पिछले 20 सालों में लालू के खोदे गए आर्थिक गड्ढे से बाहर ना निकाल पाए हों, पर उन्होंने बिहारियों को सम्मान से जीने का एक साधन तो दिया है, हक तो दिया है। आज आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर तो जाने की जरूरत नहीं होती, आपके बच्चों का अपहरण तो नहीं हो जाता, आपकी बहू बेटियां सुरक्षित तो हैं। उन्होंने बिहार को बिहारियों के लिए सम्मान से जीने के लायक तो बनाया है। अब ऐसा तो नहीं होता कि 7 बजे के बाद स्टेशन से निकलोगे तो पुलिस ये कहती थी कि भाई हम गारंटी नहीं लेते, कौन तुमको उठा के ले जाएगा, हमारी गारंटी नहीं है, तो फिर जब सुबह हो जाएगा तब जाओ 7 बजे। आज ऐसी स्थिति तो नहीं, आज तो रात भर चल रहा है। और ये सिर्फ बात बिहार के इंटीरियर इलाकों की नहीं कह रहा हूँ, ये तो राजधानी पटना की बात कर रहा हूँ। और आज तो आप पटना क्या, बिहार के किसी भी इलाकों में किसी भी वक्त आइए जाइए, कुछ भी करिए, इसका क्रेडिट तो है ही नीतीश कुमार को। भाई चलिए, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बिहारियों को कम से कम इतना तो भरोसा दिया है कि क्राइम नहीं होगा, पर भरोसा तो आजकल प्रशांत किशोर भी दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको वोट दो, हम रोजगार लाएंगे। भाई बुद्धिमान व्यक्ति हैं और जिस तरह का राजनीति के क्षेत्र में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाई उनको भी एक चांस देके देखना चाहिए। तो उस दिशा में भी आप सोच सकते हैं। सिर्फ अपनी जाति के लिए मत सोचो भाई, अपने लिए सोचो, अपने रोजगार धंधों के लिए सोचो। जाति के लिए वो सोच रहे हैं, जाति के लिए वो आपको इसलिए उकसाते हैं क्योंकि उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना है। वो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहे। वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाएंगे, मंत्री बनवाएंगे, और आकर वो लोग करेंगे क्या? वही करेंगे जो पिताजी करते थे, वही करेंगे जो माताजी करती थी, वही करेंगे जो उसका मामा करता। चारा खाएंगे, रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें हड़पेंगे, यही सारे घोटाले। अब ऐसी गलती मत कर देना कि फिर 7 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो, कि फिर किसी IAS ऑफिसर की वाइफ का रेप हो, कि फिर किसी शिल्पी और गौतम को इस तरह बेरहमी से, बेदर्दी से मरना पड़े। अपने लिए सोचो, अपने रोजगार धंधे के लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, जाति के लिए मत सोचो, बिहार के लिए सोचो। बिहार तरक्की करेगा तो तुम भी तरक्की करोगे। बिहार ऑप्शंस आपको देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, तभी तो इंसान कुछ कर पाएगा। आज वहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए तो आपको बाहर जाने पड़ता। तो क्या बुद्धि नहीं है? बाहर जाकर हम ही लोग तो काम कर रहे हैं। बिहार को किसी एक परिवार की जागीर मत बनने, बिहार को वो बनाइए जो कभी मगध साम्राज्य हुआ कर, जो देश और दुनिया का बौद्धिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर नेतृत्व किया करता था। फैसला आपके हाथों में है और सोच समझ के करेंगे आप, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।